Hello everyone, I hope you all are good. वेलकम टू माय चैनल शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ, स्पेशली बीकॉम के लिए लेकर आई हूँ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का टॉपिक. मैंने कंपनी लॉ के इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की हुई है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देखिए. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैंने कमेंट में भी उसे पिन किया हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर का टॉपिक है. ठीक है, कंपनी लॉ जो टॉपिक है उसमें. तो सबसे पहले हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मेनली दो तरीके से होती है. ठीक है, दो चीजों का एक तरीके से समेशन होती है. पहली बात होती है प्रमोशन और दूसरी बात होती है इनकॉर्पोरेशन. तो प्रमोशन प्लस इनकॉर्पोरेशन होती है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. आप सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिए. प्रमोशन होगी, इनकॉर्पोरेशन होगी, तब जाके आप कहोगे कि फॉर्मेशन हुई है. अगर आप सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के टॉपिक को लेके चलोगे, प्रमोशन को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करोगे तो वो भी गलत होगा. और ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेशन के बिना तो फॉर्मेशन का होना मतलब ही नहीं बनता. ठीक है, सो प्रमोशन प्लस इनकॉर्पोरेशन होती है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. देन प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है? प्रमोशन मीन्स सिंपलेस्ट लैंग्वेज में स्टेज ऑफ कंसीविंग एन आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी टू डू अ बिजनेस एंड वर्किंग ऑन दैट आइडिया. दैट मीन्स एक पर्सन है, सपोज हम उसे अगर प्रमोटर कह सकते हैं, जिसे एक आइडिया आया कि हमें एक कंपनी फॉर्म करनी चाहिए और उसके लिए हमारा कोई पर्पस होना चाहिए कि हमें किस चीज पे काम करना है. ठीक है, तो वो जो स्टेज होगी जहां पे आइडिया को कंसीव किया जाता है कि कंपनी को फॉर्म करना है कुछ बिजनेस करने के लिए. ओके, बिजनेस करने के लिए, और अगर आप उसी आइडिया को वर्क में लेके आते हो तो वो हो जाता है प्रमोशन. सो दिस इज सिंपल द स्टेज. ओके, देन बात करते हैं प्रमोटर की. तो अगर हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रमोटर उससे अलग तो हो नहीं सकता. तो प्रमोटर होता कौन है? देखिए, हमने अभी प्रमोशन में क्या पढ़ा? स्टेज ऑफ कंसीविंग द आइडिया. ओके, तो वो प्रमोटर ही है जो उस आइडिया को कंसीव करेगा कि उसे बिजनेस करना है. ठीक है, प्रमोटर के माइंड में आया है वो आइडिया कि ठीक है उसे बिजनेस करना है. देन प्लान करेगा वो कि कंपनी को फॉर्म कैसे करना है, और एक्चुअल एग्जिस्टेंस में भी प्रमोटर ही लेके आएगा उस कंपनी को. अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि अगर मैं कंपनी को कंपनी कह रही हूँ, दैट मीन्स वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है. ओके, लेकिन अगर हम प्रमोटर की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो ये सारे होंगे प्री इनकॉर्पोरेशन के केस में. ठीक है, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, अभी उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला नहीं है. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसे प्रमोटर ही दिलवाता है. ओके, नाउ अगर वो इतना सारा काम करता है तो प्रमोटर को हम फादर ऑफ द कंपनी कह सकते हैं, जो देखेगा कि आगे जाके कंपनी इतना बिजनेस कर सकती है. ठीक है, जिसे भरोसा है कि कंपनी सेटअप होगी. ओके, और वो दूसरों को भी भरोसा दिलाता है, दूसरे शेयर होल्डर्स को भी भरोसा दिलवाता है, स्टेक होल्डर्स को भरोसा दिलवाता है कि आप लोग कंपनी में आके मनी इन्वेस्ट करिए. ठीक है, देन सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रमोटर को डिफाइन करते हैं. तो अभी तक जो मैंने बताया था वो एक सिंपल लैंग्वेज में था. अब अगर हम लॉ की लैंग्वेज में प्रमोटर को समझें तो प्रमोटर कौन होता है? हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सेक्शन 92. तो दैट मीन्स प्रमोटर वो पर्सन होगा सेक्शन 2 क्लॉज 29 के अकॉर्डिंग जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में है और जिसे कंपनी आइडेंटिफाई करेगी एनुअल रिटर्न में. ओके, और ये किसके अकॉर्डिंग होगा? सेक्शन 92 के. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने और को हाईलाइट करा है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैंने 3 केसेस दिए हैं, ए, बी और सी, सो दैट मीन्स प्रमोटर या तो ए वाला पर्सन हो सकता है जो ए कैटेगरी में आए, या तो बी कैटेगरी में आए, या फिर सी कैटेगरी में आए, क्योंकि और का केस है. ओके, जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें एप्लीकेबल हो. कोई एक भी सिचुएशन अगर एप्लीकेबल उस पर हो जाती है, सो इन दैट केस वो प्रमोटर हो जाएगा. Now, second point is who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रमोटर कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका कंट्रोल हो कंपनी के सारे बिजनेस पे. ठीक है, जो भी वो बिजनेस हो रहा है उस कंपनी में, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उस पर कंट्रोल डायरेक्टली भी हो सकता है, वो कंट्रोल इनडायरेक्टली भी हो सकता है. हो सकता है कि प्रमोटर आगे जाके शेयर होल्डर हो सकता है डायरेक्टर हो, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी में क्या करे, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करवाए. नाउ सी पॉइंट इज इन अकॉर्डेंस विद whose advice, directions or instructions the board of director of the company is accustomed to do act. देखिए, मैं आपको कह रही हूं कि कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, दैट मीन्स प्रमोटर सारा काम कर रहा है. तो ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग से प्रमोटर ही सारा काम कर रहा है तो उसे सब कुछ पता होगा.
तो दैट मीन्स जिसकी एडवाइस पे, जिसकी डायरेक्शन पे, जिसकी इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के काम करेंगे, ओके, वो होता है प्रमोटर। एंड दिस शैल हाउएवर नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज एक्टिंग मियरली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। दैट मीन्स अगर कोई भी पर्सन है, लाइक सीए है, जो कंपनी के पहले के सारे अकाउंट्स देख रहा है, अभी वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है स्टिल, लेकिन अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है ना, सीए तो बस अपना काम कर रहे हैं, सो इन दैट केस उसको आप प्रमोटर नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है। प्रमोटर वो पर्सन होता है, वो सारे काम करता है जो कंपनी को फॉर्म करवाएंगे, जो उसे इनकॉर्पोरेट करवाएंगे। होपफुली आपको प्रमोटर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम आते हैं लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर पे। ओके, सो लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर कैन नाइदर बी टर्म एज एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि प्रमोटर इतना सारा काम कर रहे हैं, ना तो आप उसको फिर भी एजेंट कह रहे हो और ना ही ट्रस्टी कह रहे हो। तो आप मुझे ये बताइए, जब मैं बार बार आपको यही कह रही हूं कि अभी तो कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई है ना, अभी तो वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है, अभी तो लॉ के सामने वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप उसे एजेंट या फिर आप ट्रस्टी कैसे कह सकते हो कंपनी का? ठीक है, सो दैट मीन्स प्रमोटर कैन नाइदर बी टर्म्ड एज एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी ऑफ अ कंपनी which has not come into existence because there is no principle or trust ना, कोई एक्चुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता लॉ के सामने। तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ का भी तो नाम आएगा, लॉ के सामने तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो प्रमोटर कैसे कह सकता है कि मैं एजेंट या ट्रस्टी हूं? ओके, सेकेंड है कि हाउ एवर विदाउट प्रमोटर, देखिए चाहे लॉ के सामने उसकी कोई अभी वैल्यू नहीं है, अभी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन विदाउट अ प्रमोटर कंपनी तो कुछ भी नहीं कर सकती, कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती है। सो लॉ रिलेट करता है प्रमोटर को कंपनी से एक फिड्यूशरी नेचर में। ठीक है, फिड्यूशरी नेचर में वो रिलेट करता है क्योंकि प्रमोटर ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एंड इंड्यूस द शेयर होल्डर्स टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। प्रमोटर ही तो वो एक्चुअल पर्सन है ना। अब यहाँ पे फिड्यूशरी का मीनिंग देखिए, फिड्यूशरी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि एक्चुअल तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल काम तो प्रमोटर ही कर रहा है ना। लॉ के सामने चाहे कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट कोई ना कोई पर्सन तो होगा ना जो कंपनी को फॉर्म करवा रहा है, तो वहां पे लॉ कहता है कि एक फिड्यूशरी नेचर रहता है। ठीक है, प्रमोटर एंड कंपनी के बीच में। नो, दिस रिलेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन अटमोस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस। अब ये तो सिंपल सी बात है, जब लॉ की बात आ रही है तो लॉ तो कहेगा ही कि पूरा फेथ होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इसी फेथ और कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है, लॉ ये कहता है कि प्रमोटर को कॉर्पोरेशन, कंपनी का कुछ भी ऐसा काम, कंपनी के बिहाफ पे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आगे जाके कंपनी को लायबल ठहराएगा। ठीक है, तो इस केस में प्रमोटर डिसरिगार्ड नहीं कर सकता इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन। नाउ प्रमोटर नीड टू मेक अ रीजनेबल यूज ऑफ पावर विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द लेजिस्लेचर विच कीप देम अबाइड व्हाइल फॉर्मिंग द कंपनी। दैट मीन्स चाहे वो प्रमोटर है, चाहे कंपनी अभी इनकॉर्पोरेशन उसको नहीं मिली है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसे नहीं मिला है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि प्रमोटर अपनी मर्जी से कुछ भी काम करता रहेगा। करेगा तो लॉ के एक लिमिट में ही करेगा ना, लॉ के दायरे में ही करेगा। तो लॉ ने यही बोला है कि ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो, आपके पास इतनी पावर है, आपका और कंपनी का एक फिड्यूशरी नेचर है बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, लेकिन फिर भी आप अपने लिमिट में रह के ही काम करोगे। आप कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं कर सकते हो जो बाद में जिसके लिए आप लायबल हो। ओके, देन आते हैं ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर पे। ओके, ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली दो मेन इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती हैं। सबसे पहला तो नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, ये अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया ही है। लाइक कंपनी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रमोटर, ऐसा नहीं है कि प्रमोटर अपने लिए कुछ भी काम कर रहा है तो वो अपनी कमीशन बीच में से निकालता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कंपनी प्रोसीड कर सकती है अगेंस्ट द प्रमोटर किसी भी कॉज के लिए जो प्रमोटर ने कंपनी के नाम पे कोई भी फ्रॉड किया होगा। ठीक है, अब क्योंकि प्रमोटर है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, प्रमोटर है तो क्या हुआ, वो लॉ से तो हटके काम नहीं करेगा ना, तो उसको अपनी ड्यूटी ब्रीच नहीं करनी है, फ्रॉड नहीं करना है, बिल्कुल भी सारा काम लीगल तरीके से ही करना है। और सेकंड होता है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, तो हर एक मटेरियल फैक्ट प्रमोटर को बताना पड़ेगा कंपनी को। ओके, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट। किसके रिगार्डिंग? कॉन्ट्रैक्ट मेड, क्योंकि जो भी चीजें हुई हैं फॉर्मेशन के लिए, उसमें कुछ ना कुछ अगर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो वो प्रमोटर को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, और जो भी प्रॉफिट खुद प्रमोटर ने कमाया है वो भी उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और ये डिस्क्लोजर किसके पास जाना चाहिए? इंडिपेंडेंट और कंपीटेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अगर ये फेलियर हुआ, ठीक है, अगर प्रमोटर ने नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं करा, उसने अपने तक ही रखा,
तो इस केस में जो भी कंपनी है, ठीक है, जो भी डायरेक्टर्स हैं वो प्रमोटर से वो सारा बेनिफिट रिकवर कर सकते हैं इन दैट केस। ओके, सो यहाँ पे दो मेन इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हमने अभी अभी पढ़ी हैं। देन हम आते हैं लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर पे। तो ऑब्वियसली हर पर्सन की लाइबिलिटी होती है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे प्रमोटर की भी लाइबिलिटी है। तो प्रमोटर की लाइबिलिटी में यहाँ पे 5 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो क्या क्या, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। तो अगर उसकी ड्यूटी है कि उसे सारी की सारी जो भी प्रॉफिट है सीक्रेट वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, सो इन दैट केस अगर उसने नॉन डिस्क्लोजर किया सीक्रेट प्रॉफिट का, सो क्या करना पड़ेगा, वो लाइबल है उसके लिए। देन नॉन अडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं हम अभी आगे पढ़ते हैं, बट अगर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए किसी तरीके से, तो वो क्यों नहीं हो पाए हैं उसके लिए भी प्रमोटर ही लाइबल होगा। देन फ्रॉड इन द प्रमोशन ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रमोशन में अगर प्रमोटर ने कोई भी, ध्यान रखिए, कंपनी के प्रमोशन में अगर प्रमोटर ने कोई भी फ्रॉड किया तो उसके लिए प्रमोटर लाइबल होगा, कंपनी लाइबल नहीं होगी, क्योंकि अभी तो कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई ना। लॉ तो यही कहेगा कि अभी तो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो अगर प्रमोटर ने कुछ गलत किया होगा तो उसके लिए प्रमोटर ही लाइबल है। देन ओमिशन इन द प्रोस्पेक्टस। तो अगर उसने, प्रमोटर ने कुछ भी प्रोस्पेक्टस में कुछ भी छुपाया, सो इन दैट केस वो उसके लिए भी लाइबल होगा। एंड नेक्स्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस। तो अगर प्रोस्पेक्टस में उसने कुछ मिस रिप्रेजेंट करा, मतलब शो कुछ और करना चाहिए लेकिन शो किया हुआ है अपने बेनिफिट के लिए, सो उस केस में भी प्रमोटर ही लाइबल होगा। देन नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर। ठीक है, रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर। अब ऑब्वियसली प्रमोटर अगर काम कर रहा है तो उसके लिए वो सैलरी भी लेगा। तो प्रमोटर की जो सैलरी होती है उसके क्या क्या वेज होते हैं, देखिए यहाँ पे बेसिकली 3 वेज हैं। तो प्रमोटर में सेल हिज ओन असेट टू द कंपनी एट प्रॉफिट फॉर कैश और शेयर्स इन द कंपनी। तो हमने अभी देखा था पहली स्लाइड्स में कि प्रमोटर जो है वो क्या क्या कर सकता है। ओके, सो प्रमोटर यहाँ पे क्या करेगा, जो भी असेट उसके पास होंगे, ठीक है, सेल हिज ओन असेट टू द कंपनी, वो अपने एसेट्स जो भी उसके पास है वो कंपनी को सेल कर सकता है प्रॉफिट पे, ठीक है, चाहे वो उसके बदले में कैश ले ले या फिर शेयर्स ले ले। नाउ ही मे बी गिवन कमीशन ऑन द परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस टेकन ओवर बाय द कंपनी। अब यहाँ पर देखिए बिजनेस को ऑब्वियसली, अब प्रमोटर अगर कंपनी को फॉर्म करवा रहा है तो आगे जाके प्रमोटर ये तो नहीं कहेगा ना कि कंपनी मेरी है, नहीं, कंपनी तो वहां पे फिर किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि प्रमोटर का तो काम ही चेंज हो जाएगा। प्रमोटर वो सिर्फ फॉर्मेशन करवाने तक है, उसके बाद तो उसका रोल चेंज हो सकता है कि वही डायरेक्टर बन जाए, हो सकता है वो शेयर होल्डर बन जाए या कोई भी दूसरा पर्सन जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है। सो इस केस में जो प्रमोटर है वो कंपनी के फॉर्म होने से पहले कमीशन ले सकता है जो भी बिजनेस को टेक ओवर करेगा उसके परचेज प्राइस पे। ठीक है, नाउ ही मे बी ग्रांटेड अ लंप सम एज रेम्यूनरेशन आइदर इन कैश और इन शेयर्स और डिवेंचर। तो हो सकता है कि वो या तो कैश ले ले या फिर शेयर्स या डिबेंचर्स ले ले, किस पर, लमसम मनी के उस पर। ठीक है, लमसम मनी के, लमसम क्या होता है, जो आप एक साथ जो मनी लेते हो, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उसे कौन सा वे ठीक लग रहा है, वो उस वे के अकॉर्डिंग या तो ए तरीके से सकता है या बी तरीके से रेम्यूनरेशन ले सकता है या फिर सी वे से। नाउ द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन, अब क्योंकि हर चीज को डिस्क्लोज करना जरूरी है, तो जितनी अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन पेबल होगी या फिर पे की जाएगी प्रमोटर को, ओके, उस केस में उसे भी प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस होगा, अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है। ओके, देन हमने प्रिलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ना है कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अभी हमने देखा था कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर ही लाइबल होगा, अगर वो नॉन अडॉप्शन होती है तब भी प्रमोटर ही उसके लिए लाइबल है। तो यहाँ पे ये होते क्या है, सबसे पहली बात तो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो ध्यान रखिए, प्रिलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन, दैट मीन्स अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है कंपनी, अभी उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला है, बट स्टिल प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स तो कुछ ना कुछ होंगे ना। सो उस केस में प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर कर सकता है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, उसकी इनकॉर्पोरेशन से पहले, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले। नाउ एज द प्रमोटर्स जनरली एंटर इनटू दीज कॉन्ट्रैक्ट्स एज एजेंट्स ऑफ द कंपनी which has not yet come into existence, such contracts are legally not binding upon the company even after it comes into existence। तो इसका मीनिंग क्या है, अगेन मैं वही कह रही हूं, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, अभी प्रमोटर कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है, बट लॉ के सामने तो कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो उस केस में अगर
प्रमोटर कुछ भी ऐसा काम करता है जिसके लिए वो बाद में कंपनी को लीगली ये कहता है कि ये चीज तो कंपनी की है, ये चीज कंपनी को पे करनी चाहिए क्योंकि मैंने तो कंपनी के बिहाफ पे काम किया था। तो यहाँ पे ये ध्यान रख लेना चाहिए कि प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर जो है वो बिफोर इनकॉर्पोरेशन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है जब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो उस केस में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो लीगली बाइंडिंग होते ही नहीं है कंपनी पे, क्योंकि कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना उस टाइम पे। और साथ में जब कंपनी एग्जिस्ट हो जाती है, जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तब भी कंपनी के ऊपर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स की लीगली बाइंडिंग आएगी ही नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी बिल्कुल तरीके से। अब यहाँ पे ये थे प्रिलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू इट, ताकि आपको आगे भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे वीडियो मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी थी जिसमें मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी, जिसमें इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग नोटिस थे एंड एग्जामिनेशन नोटिस थे, तो आप वो वीडियो भी जाके जरूर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दिया हुआ है और कमेंट पे भी उन्हें पिन किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, ओपन एग्जामिनेशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू एजुकेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।